नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक शख्सियत मेरे साथ हैं, एक बोल्ड लेडी कहूंगा मेरे साथ हैं, और कल्पना चौधरी मैम मेरे साथ हैं। साथियों, अभी इन्होंने हाल ही में दिसंबर 2025 का जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें टॉप 10 कहूंगा या टॉप 5 में इनका सिलेक्शन हुआ है। इतनी हाई कट ऑफ में भी 238 मार्क्स के साथ 99.95 परसेंटाइल के साथ इनका जेआरएफ हुआ है। साथियों, तो पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से कल्पना आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है साथियों, बहुत सारे इनसे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे जॉब में रहते हुए, अभी जॉब में हैं, और मैं कहूंगा कि पटवारी मैम है आपके सामने, पटवारी लगे हुए 2017 से, और कैसे इस प्रकार की फील्ड वाली जॉब में भी रहकर उन्होंने इतने हाई कट ऑफ के साथ जेआरएफ क्लियर किया है। साथियों, इससे पहले भी जो है नेट का एग्जाम दे रहे थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इनकी रणनीति रही है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे जॉब मैनेज किया, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की इन्होंने तैयारी की, उसमें भी शानदार इस बार सिलेक्शन होने वाला है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। तो साथियों, ये जो इनकी विचारधारा है, पढ़ने का एक दृष्टिकोण है, क्या रहा, कैसे रहा, इसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने ये मुकाम प्राप्त किया है। और विद्यार्थियों का सपना होता है जेआरएफ करने का, और जनरली जॉब वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो इतना सीरियस नेट एग्जाम को लेते नहीं है। नेट को लेते हैं कि हाँ ठीक है नेट कर लेंगे, और जेआरएफ का सोचते नहीं है कि जेआरएफ मिलेगी नहीं वैसे भी। और आपने उस शिद्दत के साथ किया कि नहीं, मेरा जेआरएफ मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे वो करके दिखाना है, तो वो आपने साबित किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कल्पना स्टार्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं और कैसे आपकी पढ़ाई की यात्रा स्टार्ट हुई। सर, मेरा नाम है कल्पना चौधरी और बेसिकली मैं शेखावाटी रीजन से आती हूँ। चिड़ावा के पास में मेरा छोटा सा गांव है। बिल्कुल, तो वहाँ से अभी चिड़ावा जो पेड़े, लाल जी के पेड़े के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल वही। तो वहाँ मेरा ससुराल है और अभी मैं रह रही हूँ अम्बावाड़ी जयपुर। अम्बावाड़ी जयपुर की निवासी है वो मेरा है कोटपुतली बहर रोड में पावटा। और वहीं से ही, पावटा से ही आप ये मानिए कि मेरी स्टडी की शुरुआत हुई है। हाँ, यूजी पीजी कहाँ से किया आपने? यूजी मैंने किया था बाबूलाल माखरिया गर्ल्स कॉलेज है बगड़, पिरामल का नाम तो सुना होगा। हाँ, पिरामल ग्रुप है पूरा साइड, पिरामल ग्रुप है। हाँ, और बगड़ में पूरा पिरामल ग्रुप से ही मैंने हॉस्टल में रहते हुए अपना स्टडी किया था। मेरा 12th भी वहीं से हुआ और यूजी भी वहीं से हुआ। पीजी के लिए मैं आ गई सुबोध। ठीक है, सुबोध में मेरा पीजी हुआ, एमएससी मैथ्स से किया मैंने। बेसिकली मेरा मैथ्स से हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, और यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही कहीं ना कहीं मुझे ज्योग्राफी से थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ। साथ में मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट कर रखा था बच्चों को। मैं मैथ्स पढ़ाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। बिल्कुल, मैथ्स में बहुत ही मतलब स्किल बेस होता है मैथ्स। तो मैथ्स के ऊपर ही पूरा टाइम मेरा कैलकुलेशन पे ही चलता रहता था। और हम तो ऐसे हैं कि मैथ में हम तो जीरो हैं। डर लगता है। नहीं सर, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। हाँ। फिर मैंने आरएस का एग्जाम दिया इन 2019 और मेरा प्री क्वालिफाई हुआ उसमें। मैंने मेंस लिखा, तब तक जाके ज्योग्राफी से मेरा अटैचमेंट थोड़ा सा बढ़ गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि जॉब के साथ साथ 2017 में पटवारी की जॉब में लग गई थी। ठीक है। 2017 से जब पटवारी की जॉब और फिर आरएस की तैयारी करना, दोनों ने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों ना ज्योग्राफी की तैयारी की जाए, ज्योग्राफी से कुछ किया जाए। और मैंने प्राइवेट ही। तो ज्योग्राफी से जुड़ाव कैसे हुआ? मतलब उसी ज्योग्राफी से जुड़ाव सिर्फ पटवारी की जॉब की वजह से, क्योंकि फील्ड जॉब होता है, पूरा अर्थ रिलेटेड है। बिल्कुल, आप पैमाइश करते हैं, आप लैंड रिकॉर्ड को जैसे पूरा, हम क्या पीजी में जरी फीता करवाते हैं, तो उसका पटवारी में काम रहता है। हाँ जी। तो वो सारी चीजें सीखने के बाद में लगा क्यों ना एमए किया जाए ज्योग्राफी से। और वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा। 2018 में मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी से एमए, और जॉब के साथ साथ चल रहा था प्राइवेट के साथ साथ। 2020 में मेरा क्लियर हो गया था। एमए मैंने कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी से। फिर एमए के बाद में क्या सोचा आपने कि भूगोल में और करना है, आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना है? उसी समय एमए के साथ ही नेट का सोच लिया था? नहीं, मुझे नेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब। अच्छा, कि ज्योग्राफी में नेट करना है, कुछ करना है, नहीं पता था मुझे। वो डिग्री कर रहे थे? बस डिग्री कर रहे थे बस। हाँ, एक डिग्री लेनी है, क्योंकि होता है ना कि हाँ मेरे पास ये डिग्री भी है, वो भी है, बस इसीलिए। ठीक है। 2021 में मैंने ऐसे ही मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप नेट का एग्जाम दीजिए, और नेट का एग्जाम देने के लिए मैंने
फॉर्म फिलअप किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, और 2 पेपर होते हैं ये भी नहीं पता था, बस ऐसे ही देने चली गई। तो साथ साथ में मतलब पीजी तो चल रहा था, आरएस की तैयारी कर रहे थे या वो फिर आरएस की तैयारी साथ में चल रही थी? ठीक है, मतलब पीजी चल रही थी, जॉब भी कर रहे थे, आरएस की तैयारी भी कर रहे थे। आरएस की तैयारी भी कर रहे थे। ठीक है, फिर आरएस की तैयारी कर रहे थे साथ साथ में, और फिर नेट का कब सोचा आपने? नेट का सर मैंने 2021 में फर्स्ट टाइम नेट दिया। जब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या सिलेबस है नेट का, कितनी यूनिट आएंगी, और फर्स्ट पेपर भी होता है, सेकंड पेपर भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही देने चले गए या तैयारी करके गए? ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही दिया। तो स्वाभाविक है, रिजल्ट तो नेगेटिव ही आना था, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने तैयारी करके दिया 2023 में जून में। आरएस का एग्जाम भी था और सेम टाइम पे नेट का एग्जाम भी था। ठीक है, और तैयारी मैंने बहुत अच्छी की, 3-4 महीने बिल्कुल जम के तैयारी की। ठीक है, और उस तैयारी में मेरा आरएस तो नहीं हुआ, बट मेरा नेट हो गया। नेट हो गया। कितनी बार में नेट हुआ? ये दूसरी बार में हो गया था? 3rd टाइम में हुआ था। तीसरी बार में नेट हो गया? तीसरी बार। ठीक है, 3rd टाइम नेट हुआ। फिर उसके बाद मेरे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर भूगोल दिसंबर में, मतलब यहाँ से फिर आरएस का छोड़ दिया था, फिर भूगोल में आ गए थे? फिर आरएस छोड़ दिया, आरएस नहीं किया। ठीक है, तो अभी जैसे आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप बता रहे थे कि एपी की तैयारी भी कर रहे थे, और साथ में नेट का भी आप बार बार एग्जाम दे रहे थे। और तो एपी और नेट का अगर हम देखें, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पहले नेट करते हैं, फिर सोचते हैं फिर एपी का करेंगे, तो एपी और नेट की तैयारी में कितना अंतर है, आप क्या मानते हैं? देखिए सर, नेट की तैयारी में और एपी की तैयारी में सिर्फ पेपर 1 का डिफरेंस है। बाकी यूनिट 10 जो है सेकंड पेपर में, नेट में भी वही है, और लगभग उससे ज्यादा ही है एपी में, कम तो नहीं है। तो दोनों के साथ में सोच सकते हैं, लेकिन पेपर 1 डिफरेंट है। अपने यहाँ आरपीएससी में पूरा राजस्थान बेस आता है, वहाँ पे अलग आता है, वो पूरा एप्टीट्यूड बेस है। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट में तो ऑलमोस्ट सेम है सब्जेक्ट। तो जो नए विद्यार्थी सुन रहे हैं, आप जैसे नेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी साथ साथ में हो रही है। उसमें कुछ नया अलग नहीं है, कुछ टॉपिक जुड़ते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। मतलब 95% 90% हम कह सकते हैं कि एपी और नेट का सिलेबस ऑलमोस्ट समान है सब्जेक्ट का। ठीक है, पेपर 1 की थोड़ी सी आपको अलग तैयारी, अलग से अप्रोच करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो देखो इस बार मेरिट बहुत हाई रही है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतनी मेरिट हाई में हम जेआरएफ कैसे करेंगे? तो आपने क्या विशेष रणनीति अपनाई कि इस बार आपने जेआरएफ निकाला है? सर जेआरएफ निकालने का मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मेरा जेआरएफ निकल जाएगा या मुझे इतना वो करना है, बट मेरी जो अप्रोच रही है हमेशा से ही कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना और पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यू करना। ठीक है, सबसे पहले पीवाईक्यू देखना ताकि मैं उस टॉपिक को समझ सकूं कि उससे कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये मेरी हमेशा से अप्रोच रही है। और मल्टीपल टाइम रिवीजन। किनका? नोट्स का या पीवाईक्यू का या किताबों का? नहीं सर, मैंने पीवाईक्यू तो मल्टीपल टाइम रिवाइज किए। अब मैं पीवाईक्यू करते टाइम मेरा एक रहता था कि मैं क्वेश्चन खुद से कर रही हूँ, जो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सेकंड टाइम जब रिवीजन होगा तो मेनली मेरा फोकस उसके ऊपर रहे। तो पीवाईक्यू को एज आप टेस्ट सीरीज के रूप में अटेम्प्ट करते थे, ताकि अटेम्प्ट करने के दौरान ये आपको समझ में आए कि मेरी गलती कौन सी है, तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है जो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है उसको मैं किसी अच्छी ऑथेंटिक बुक से या नोट से मैं उसको टैली करूं और उससे रिलेटेड चीजें भी देखती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस एक पॉइंट को देखा, मैं हमेशा उन चीजों से रिलेटेड और चीजें भी देखती थी, तो ताकि वो टॉपिक मेरे दिमाग में इतना क्लियर रहे कि नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो गलत नहीं हो। तो साथियों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कल्पना में विशेष बात है कि बाकी जो विद्यार्थी हर विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, लेकिन इनका इतनी टॉप रैंक के साथ, इन्होंने इतने अच्छे परसेंटाइल के साथ कैसे जेआरएफ निकाला, उसकी विशेष अलग रणनीति यही है कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, अखबार की तरह पढ़े जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, आगे बढ़ गए, किताब की तरह पढ़ रहे हैं और मन में सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने पीवाईक्यू कर लिए। लेकिन ये जो इन्होंने तरीका बताई ये सबसे बेस्ट है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान आप जो आप चीज गलत हो रही है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, और आपका जो पॉइंट है कि जैसे आप उसको एक तो टेस्ट सीरीज के रूप में अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरा आप हाईलाइट कर रहे हैं, प्लस जो गलती हो गई तो उसके आसपास की चीजें भी देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कमजोर टॉपिक है वो भी तैयार हो जाता है, वो भी स्ट्रांग हो जाता है, आपकी गलतियां स्ट्रांग हो जाती है। कितनी शानदार ये रणनीति है साथियों, फॉलो कर लेना। ये दुनिया की सबसे बेस्ट रणनीति है ना, दुनिया की सबसे बेस्ट रणनीति है। वहां पर आप अपनी कमजोरी आप खुद पहचान पाते हैं
और जब आप जैसे मान लो आप कोई प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसके पीवाई क्यों कर रहे हैं, वहां पे आपने गलती की, तो जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे या बुक्स में वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो गलती भी आपके माइंड में रहेगी, दिमाग में रहेगी सर। तो उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सर एक चीज और रही है कि मैं बिना लिखे पढ़ ही नहीं सकती, पता नहीं मुझे प्रॉब्लम है ये, मैं प्रॉब्लम ही मानती हूँ उसको तो, कि अगर मैं 7 टाइम रिवाइज कर रही हूँ किसी चीज को, 7 टाइम भी मैं उसको सेम टाइम ही लिख रही होती हूँ। तो इतना कैसे लिख पाते हैं? इसमें टाइम बहुत नहीं लंबा हो जाता है ना, टाइम लंबा हो जाता है। नहीं, स्पीड फास्ट हो गई है लिखने की। स्पीड फास्ट है तो, या फिर की पॉइंट लिखते होंगे या पूरा लिखते हैं? की पॉइंट्स की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब वापस भी आप कभी पढ़ोगे ना तो फटाफट जो है मुझे याद नहीं है कि मैंने जब पिछली बार कुछ लिखा था तो उसको मैंने 2nd टाइम पढ़ा हो, क्योंकि वो हाईलाइट वाला जो मेरा है सिस्टम, हाईलाइट वाले को मैंने जरूर देखा है, लिखे हुए को मैं दोबारा नहीं देख पाती। कुछ लोगों का होता है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट हमेशा मेमोरी में सेव रहता है, कभी देख ही नहीं पाते उसको, वो मेमोरी भर जाती है उससे। लेकिन तो मेरे साथ वही है, पेज पे मैंने जो लिखा वो लिख दिया, दोबारा देख नहीं पाए उसको, तो इसलिए मैंने हाईलाइट वाला नया तरीका निकाला कि लास्ट टाइम पे जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो सिर्फ हाईलाइटेड चीजों को ही पढ़ती हूँ, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे आती नहीं थी, उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लास्ट टाइम ऐसा लगा कि मैंने पूरा रिवाइज कर लिया जी। तो ये अच्छी रणनीति है कि लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपको पता रहता है कि बस मैंने की पॉइंट सारे चेक कर लिए, और तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो जॉब फील्ड का जो है, जॉब फील्ड है, फील्ड वाली जॉब है, कैसे आपने यहाँ पर मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जॉब वाले हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जॉब में हैं, कॉल भी करते हैं कि सर मैनेज नहीं हो पा रहा, बहुत दुखी रहते हैं कि सर इच्छा है पढ़ने की लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया जॉब के साथ? सर मेरा तो रटा है, एक ही चीज है कि 24 आवर्स सबको मिलते हैं, और मेन जो गेम है वो 24 आवर्स को मैनेज करने का। आप माननीय पीएम साहब हैं, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं और हमें भी 24 घंटे मिलते हैं। मोदी जी जब के वो बाद एक देश को चला सकते हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो 24 घंटे आपके पास हैं, बस आपको सोचना है कि कैसे मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना, कैसे किया, फिर भी बताओ खुलकर थोड़ा सा। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं कि आप ये करना चाह रहे हैं और आपको करना ही है, तो वो टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपको मोटिवेट होना पड़ता है। बिल्कुल। और मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रांग था कि मुझे तो करना ही है, तो नींद को दांव पे लगाया सबसे पहले। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, सबसे पहले नींद को दांव पे लगाया। एग्जाम टाइम में आई थिंक मैंने जुलाई में आपके यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, 20 जुलाई को। तो एपी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने। एपी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तब से, और लास्ट एग्जाम हुआ ऑफलाइन टेस्ट में थे आप? ऑफलाइन। तो मैं 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम इतना ही सो पाती थी। मॉर्निंग में उठती, ड्यूटी के लिए निकल जाती, और बाकी टाइम पे रात को ही पढ़ने का बैठ पाता। तो पढ़ाई मेरी मोस्टली रात को ही। कितने घंटे निकाल लेते थे आप 24 घंटे में से? सर कोशिश तो ये करते थे कि 10 to 12 आवर्स भी निकाल ले, लेकिन जोर मार के वो 6 to 7 आवर्स ही निकल पाते। क्वालिटी वाले 6-7 घंटे ही निकल पाते थे। 6-7 घंटे निकल पाते थे। तो ये भी अगर रेगुलर हो तो ये तो खूब है, मतलब कंसिस्टेंट की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं, इट मीन्स आप कर पाएंगे। एक दिन का ब्रेक हो गया मीन्स आप 5 दिन का लॉस हो गया। बिल्कुल सही है। और काम भी इतना रहता है आपके तो फील्ड वर्क में, और है काम बहुत होता है। लेकिन टच वुड सर, मैं आपके मन से यहाँ से मेरे ऑफिस स्टाफ को, अधिकारी को बिल्कुल थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक्स संजय सर, उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। बिल्कुल, सपोर्ट जरूरी है, कलीग्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरे ऑफिस कानून गो सर हैं, और जब भी वो कभी एक्स्ट्रा चार्ज की बात करते थे कि कल्पना आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, तो मैं कहती सर प्लीज एग्जाम है, तो एक ही चीज बोलते थे, चलो ठीक है एग्जाम दो, एग्जाम के बाद देखते हैं। तो थैंक यू सर। बिल्कुल, सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपके सपोर्ट से आज जो है ये जेआरएफ कर पाए हैं, और निश्चित तौर पे रिजल्ट आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और साथियों, जॉब वाले आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका दृष्टिकोण है, आपका नजरिया है, घंटे आपके पास उतने ही हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब वाले तैयारी करते हैं, 10 दिन का जोश आएगा, खूब मैनेज करेंगे, 10 दिन बाद में वापस वही रूटीन आ जाएगा।
तो साथियों, इनकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। आपका जीवन है, आपको मैनेज करना है। 24 घंटे इनके पास थे, 24 घंटे सबके पास हैं। तो जॉब वाला कोई बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। इतनी हेक्टिक जॉब जो है, जहां काम खूब रहता है और वहां पर मैनेज किया, तो जो मोस्टली जो तैयारी करने वाले ज्यादातर जो है मेरे साथ होते हैं, टीचर होते हैं स्कूल में, और वो या तो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे होते हैं। तो टीचिंग जॉब में तो खूब आपके पास समय ही समय है, आराम से कर सकते हैं। तो अब यहां पर आते हैं भूगोल पर। भूगोल में आपकी क्या रणनीति रही? भूगोल में कौन सी किताबें पढ़ी? और थोड़ा सा भूगोल के बारे में विद्यार्थियों को बताइए कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अगर पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू कहां से करें, कैसे करें? पीवाईक्यू के लिए सर मैंने बेस्ट जो है 2 मॉडल टेस्ट पेपर आपके यहाँ से रिलीज किए थे आपने। वो 2 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने 20 to 25 टाइम, हाँ क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल 20 to 25 टाइम मैं उसको रिवाइज कर चुकी हूँ। मतलब 20 बार? हाँ, उस बुक की आप हालत सच बता रहे हैं आप? 20 बार? 20 बार। क्या बात है, 20 प्लस ही होगा, 20 प्लस नहीं होगा। और एक मैंने अरिहंत का पर्सन बैंक आता है जो पुराने वाला के लिए आता है। वो तो लगभग हर भूगोल के विद्यार्थी के पास होता है, और नहीं है तो होना चाहिए साथियों। जैसे मैंने निकाले हैं वस्तुनिष्ठ, वो अभी के क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मैडम बता रहे हैं अरिहंत वाला, वो सभी विद्यार्थियों को 1 बार 2 बार 5 बार निकालना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है उसमें। उसको आपने कितना बार निकाला अरिहंत वाले को? 3 बार निकाला। 3 बार? हाँ। बहुत मोटी आती है, लेकिन पढ़ने का बड़ा मजा आता है। लेकिन उसका मेरा अप्रोच क्या रहता था, जैसे मैंने क्लाइमेटोलॉजी लिया तो मैं हर मॉडल टेस्ट पेपर का क्लाइमेटोलॉजी ही करती थी। उसको ऐसे नहीं कि एक साथ यूनिट वाइज। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट यही है, होना चाहिए। उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा था, तो बस रटना ही पड़ा उसको। तो फिर कि भाई इसका तो यही आएगा। बाकी अच्छा है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया होता है। पीवाईक्यू का ये रहा। पीवाईक्यू, नेट के पीवाईक्यू कहाँ से किए? नेट के पीवाईक्यू सर आपके क्वेश्चन बैंक से किए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि जो यूनिट है, 10 यूनिट है नेट में। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे थे, इधर नेट के भी 10 यूनिट है। क्या कौन सी किताबें पढ़ी आपके लिए, कौन सी किताबें सुटेबल रही? और ऑथेंटिक बुक की बात करूं तो सर मैंने प्रायोगिक भूगोल जो है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, जेपी शर्मा से की, वही है सबकी। हाँ, वही पढ़ते हैं बिल्कुल। और जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी मैंने सविंदर सिंह हाँ। अपने एक ही है, हाँ। अपने भूगोल की गीता है, बिल्कुल। और बाकी मैंने ऑथेंटिक बुक कोई नहीं पढ़ी, वो बाकी कैसे मैनेज किया? क्योंकि जैसे यूनिट 9 के बारे में आपको थोड़ा वहीं से हम आते हैं। जैसे यूनिट 9 है तो विद्यार्थी सबसे अधिक उससे डरते हैं। कार्टोग्राफी भी है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जीपीएस भी है ना, स्टैटिक्स भी है। तो ये चीजें कैसे मैनेज की? थोड़ा सा यूनिट 9 के बारे में। स्टैटिक्स मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बेसिक जो है, मैं एमएससी मैथ्स से मैथमेटिक्स ये आपको उसके लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। कार्टोग्राफी मैंने बताया जेपी शर्मा, उससे हो गया। और जीआईएस के लिए मैंने ज्यादातर जो किया वो करंट अफेयर्स जो आते हैं उनसे रिलेटेड चीजें, और कुछ मैटर जो पढ़ा वो आपके नोट से पढ़ा। जैसे बाकी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे पार्ट हैं, वो सारे आपके नोट्स। इसमें कोई किताब नहीं पढ़ी आपने? ऑथेंटिक बुक पढ़ी नहीं, मुझे कोई बुक अच्छी लगी नहीं। जितना अभी जो आपके मॉड्यूल निकले थे उनके अंदर जो मटेरियल है, आपने कौन से पढ़े? हैंड रिटन वाले या अभी वाले? हैंड रिटन भी पढ़े हैं मैंने, और उसके बाद वाले भी पढ़े हैं, अपडेटेड वाले। हाँ, अपडेटेड वाले। अपडेटेड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हैंड रिटन में कई बार गलतियां, राइटिंग जो थी वो समझ नहीं आती थी। वो क्या, जैसे 2-3 लोगों से रीराइट करवा रखे थे, तो वो गलतियां भी थी, और वो फर्स्ट टाइम नोट्स निकाले थे, तो वो बेसिक रीराइट होने के बाद में जो आया है नया मटेरियल, अभी वाला जो बहुत शानदार है। अभी वाले में हमने मल्टी कलर भी निकाला है ना, मल्टी कलर भी निकाला है, और आई थिंक वो अलग अलग सोर्सेज से लिए गए डेटा है, वो सारे ऑथेंटिक किताबों से हैं, जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, या बहुत ही शानदार। बिल्कुल। तो जैसे मेन जो कोर एरिया है आपने बता दिया, सविंदर सिंह, जेपी शर्मा। भौगोलिक चिंतन के लिए क्या किया आपने? भौगोलिक चिंतन के लिए सर पीवाईक्यू देखिए, सिर्फ पीवाईक्यू से ही रट्टा मारा, कुछ उसी से रट्टा मारा। कुछ तो समझने वाला पोर्शन होता है, कुछ रटने वाला होता है। समझने वाला जो पोर्शन था उसमें जैसे पैराडाइम था, हाँ, पैराडाइम, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारात्मक भूगोल, हाँ, मतलब उसमें क्या था, मॉडल्स और थ्योरीज जो जिन्होंने दी है ना, उनको बार बार रिवीजन करते बुक्स के नाम जो थे वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। इतने बार पीवाईक्यूज निकालते तो ऑटोमेटिक 20 बार आपने निकाला, याद हो जाता है। और थॉट के बाद में जैसे एनवायरमेंट ज्योग्राफी पे आए हैं, तो एनवायरमेंट पेपर 1 में भी है और 2 में भी है, ज्योग्राफी में भी। इसको कैसे किया आपने?
सर इन्वायरमेंट का वही आपके नोट से किया। लास्ट टाइम पे इसमें करंट अफेयर भी आता है। हाँ, लास्ट टाइम पे आपने जो अपडेटेड डेटा दिए थे वर्ल्ड पॉपुलेशन के, बिल्कुल, और भी कई सारी चीजें, एग्रीकल्चर के भी मिनरल से रिलेटेड मिनरल्स, थे, हाँ, इकोनॉमिक तो के वो सारी चीजें मैंने लास्ट मोमेंट पे की है इसमें। और बाकी और तो मानव भूगोल के ही यूनिट्स हैं। मेन जो है फिजिकल ज्योग्राफी हो जाती है। मानव भूगोल की जो यूनिट्स हैं सर, उन पे मैं बात करना चाहूंगी। सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, वो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। और उस पे कितना भी पढ़ लो, कभी भी क्वेश्चन सही बैठता ही नहीं है। इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके लिए कुछ बेटर देखना हो, क्योंकि इतना वाइड कोर्स है उसका और लिमिटेड पूछते हैं उसमें से। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। नेट में कम आते हैं, एपी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एपी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके। नेट में तो वैसे ही 2-3 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। जी सर। चलिए, और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा। सर वो कहते हैं ना कि दूसरे के घर में झांकते झांकते खुद के घर को भूल गए, वो कहानी हुई मेरे साथ। मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना भूल ही गई। हाँ, वो पहले का पढ़ा हुआ था मेरा। उस इंडियन ज्योग्राफी का क्या, जैसे आपने कहा ना कि वो अपना ही मान लेते हैं कि ये तो आता ही है, ये तो अपना ही है। राजस्थान ज्योग्राफी अपना ही है, इसको तो कर ही लेंगे, कर लेंगे। हाँ, तो उस पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं। बाकी करना चाहिए था, अच्छा और स्कोर बैठता। बट वो आपके जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो चला था, उसमें रिवीजन होता गया क्वेश्चन। हाँ, मतलब जितना मल्टीपल रिवीजन बाकी यूनिट में किया, वो मैं इंडियन ज्योग्राफी में और राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं कर पाए। हालांकि करना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग भी होते हैं दोनों। अच्छे स्कोर आप में लगभग अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और इसको जैसे आपने भी इसको थोड़ा लूज लिया, ऐसे हर विद्यार्थी भी करता है, अपना मानता है कि ये कर लेंगे। पता नहीं सर, मुझे लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम देने जा रही थी तब मुझे याद आया इंडियन ज्योग्राफी तो कम ही पड़ी। कोई नहीं, फिर भी इतने अच्छे मार्क्स है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाते हैं तो और 100% आज आपके आ जाते। और दूसरा, अब आते हैं पेपर 1 पे, है ना। भूगोल फिर भी विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन पेपर 1 का आजकल ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, क्वेश्चन भी काफी कठिन आते हैं। पेपर 1 कैसे किया आपने? पेपर 1 के लिए सर यूनिट वाइज अप्रोच मेरी अलग अलग रही। हायर एजुकेशन के लिए मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हायर एजुकेशन इतना वास्ट कोर्स है, उसको पढ़ने के चक्कर में पूरा पेपर छूट सकता था। उसको मैंने साइड में रखा। कुछ हायर एजुकेशन में कुछ रैंकिंग वगैरह जो जारी होती है, नहीं उनको जरूर मैंने वो करंट अफेयर में हो जाता है, वो उसमें देखा। बिल्कुल। इसके साथ में मैंने पीपल और इन्वायरमेंट वाला जो यूनिट है, उसके अंदर मैंने अपना ज्योग्राफी वाला, इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक था, उसी से ही रिलेट करके एडजस्ट कर लिया, वो मेरा हो गया उसमें। इसके बाद में स्पेशल थैंक्स टू ममता मैम 2 यूनिट के लिए। ममता मैम ने वो 2 यूनिट ऐसे करवाए हैं, स्ट्रेट्स और एलआर, उनके 2 मैराथन देखने पड़े। हार्डली 3 डेज में वो 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। हाँ, और उसी में दिक्कत ज्यादा होती है विद्यार्थियों की, सबसे ज्यादा दिक्कत। लॉजिकल रीजनिंग मनता में वास्तव में बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग अपना नेट वाला जो होता है ना, ये अलग ही लेवल का है। बिल्कुल अलग लेवल है। हाँ, क्योंकि जब मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया था ना, तो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा किसी अलग पेपर के आगे रखते हैं। कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई। हाँ, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो ममता मैम ने बहुत ही शानदार करवाया, और वो मैराथन ही देखी थी मैंने, और वो सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हो गए उसमें। जैसे यूनिट 9 जो है, इसमें अपना एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट तो उधर ज्योग्राफी के साथ कवर हो गया। ठीक, तो ऑलमोस्ट बाकी कुछ चीजें आसान ही है। रिसर्च वाला पेपर है, वो रिसर्च आप भी पढ़ा रहे थे, सुनील सर भी पढ़ा रहे थे, दोनों से हो गया था। और कुछ पीवाईक्यू से भी हो जाता है। पीवाईक्यू से हो जाता है। पेपर 1 में पीवाईक्यू का रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पीवाईक्यू का रोल है। देखो बार बार है ना, नेट का एग्जाम जब भी आता है, घूम के बात वहीं पीवाईक्यू पे आ जाती है। तो साथियों, और पीवाईक्यू के लिए मैं इस बार एक काम कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई बुक नहीं है, मेरा काम चल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, कि जैसे टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूनिट वाइज फिर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, यूनिट में भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं कि पिछले 10 साल के केवल प्लेट विवर्तनिकी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो हम डालकर ऐसा प्रयास करेंगे वो विद्यार्थियों को दे। तो क्या है, जब भी वो, जैसे आपने टॉपिक वाइज पढ़ा, नहीं आपने सॉरी यूनिट वाइज पढ़ा है, तो जैसे अब विद्यार्थी कोई प्लेट विवर्तनिकी पढ़ रहा है, तो वो प्लेट विवर्तनिकी पढ़ने से पहले उसके 10 साल के क्वेश्चन पढ़ के फिर टॉपिक पे जाए। जी सर, जी सर। तो उसका क्या है, वो पूरा एकदम माइंड मेकअप रहेगा कि एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उस चीजों को थोड़ा और आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कब आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा प्रयास चल रहा, कर रहे हैं। तो चलिए, एक अच्छी यात्रा आपने मेहनत की। साथियों, सबसे बड़ा मैं यही मानता हूं
कि कोई भी विद्यार्थी आज तक इस दुनिया में किसी भी लेजेंड को उठाकर देख लो, जिसने मेहनत की है वो अपने मुकाम पर पहुंचा है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं यहाँ पर। मेहनत की है और परिवार को भी संभाला है, जॉब को भी संभाला है, एक फील्ड वाली जॉब है उसको भी मैनेज किया है ना, इतनी सारी चीजें। प्लस आपकी जॉब भी थोड़ी दूर होगी, अप डाउन भी रहता होगा। हाँ, नहीं सर, वहाँ रुकने का होता है मेरा। अच्छा, वीकेंड पे आती हूँ मैं, अच्छा, सैटरडे संडे। वीकेंड पे आते हैं तो भी परिवार से दूर है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। और मैं समझ सकता हूं क्योंकि महिला के जीवन में और भी है ना, पुरुष जो होता है वो थोड़ा सा फ्री रहता है कुछ चीजों से, है ना, महिला के जीवन में और भी चुनौतियां रहती है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक बोल्ड लेडी हैं, बोल्ड हैं, और बातों से पता चलता है, इनके कॉन्फिडेंस से पता चलता है, वेल मैच्योर हैं, है ना, वो भी इनकी बातों से पता चलता है। तो साथियों, अब हम ये लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे कि सबसे पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, जो डर रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जाती है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तनाव में भी आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले सर मेरा उन लोगों के लिए ये रहेगा, देखिए कट ऑफ हाई जाती है, लो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट देंगे तो आप अचीव कर ही लेंगे। बिल्कुल, अपना 100% देना है, अपना 100%। बिल्कुल, बहुत शानदार। अगर आप 2 सीटों के लिए 2 सीट हैं और उनके लिए आप एपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए 2 ही सीटें हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। बिल्कुल, एक ही सीट चाहिए, एक तो एक्स्ट्रा ही है फिर भी। बिल्कुल एक्स्ट्रा ही। तो उस अप्रोच से आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, तो वही बात है। इसका इन्होंने जो बताया, इनका मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि अभी सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, सुनील सर जीके पढ़ाते हैं, हमारे उस बैच में एक स्टूडेंट थी और केवल 3 सीटें थी, है ना, नहीं 1 सीट थी, 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। अपने स्टूडेंट ही है, अभी हमने प्रोग्राम किया उसमें भी आए थे। और प्लस उसमें क्या हुआ कि जो 3 स्टूडेंट को बुलाया था, हालांकि उनके मार्क्स बहुत हाई थे, 2 जो विद्यार्थी आए थे उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो गए और उनका वैसे और सिलेक्शन हो गया। हालांकि फिर भी सिलेक्शन तय था क्योंकि उन दोनों से मार्क्स उनके बहुत ज्यादा जंप में थे, बहुत ज्यादा हाई थे। तो 1 सीट पर 3 लोगों को बुलाया और सिलेक्शन हुआ है। साथियों, अगर वही छोड़ देते कि क्या करेंगे, 1 सीट पे, केवल 1 सीट थी, वो सब्जेक्ट ही थोड़ा सा हार नहीं मानना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है। और सर मैं बताना चाहूंगी आपको, मेरी एज 38 है। क्या बात है। और मेरी बेटी मुझे हमेशा पूछती है कि मम्मा आप 40 के कब होने वाले हो? और कितना पढ़ोगे? कि सिर्फ उसके बाद में आप मेरे पे ध्यान दे पाओगे। अच्छा, पढ़ाई को छोड़ के, मतलब पढ़ाई को जो ध्यान दे रहे हो वो मेरा हो जाएगा। सही है, सही है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ने वाली हूँ पढ़ाई, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आता है हर चीज में, इंटरेस्ट कि पढ़ना मतलब कुछ नया सीखना, एनी टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना। तो यहाँ से 2 चीज निकल कर आ रही है कि पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। जब बर्डन लेके पढ़ते हैं तो वो चीज याद भी नहीं रहती है। इनकी तरह फ्री होके मस्ती से इंटरेस्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वो याद भी होती है। मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट मान रखा है स्टडी को। क्या बात है कि लाइफ आपकी तब तक है जब तक आप सीखते जा रहे हो, तब तक आपकी लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से आप जिंदा है। लर्निंग अपन ने हमेशा पढ़ी है, लर्निंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन भी एक एज ए लर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन जो वो बात कही ना आपने बच्ची की, तो वो एक मुझे लगता है कि एक भावनात्मक वो है कि हमें थोड़ा सा भावनात्मक भी करती है, भावुक भी करती है कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और बच्ची पर थोड़ा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, और बच्ची चाहती है कि मेरे ऊपर ध्यान दे, है ना। तो उसको भी आपने दोनों चीजों को साथ में लेकर मैंने स्टडी करती हूँ। हाँ। तो उसको ये लगता है कि मम्मा थक जाती है, उनको नहीं पता कि मम्मा को मजे आते हैं। हाँ। बिल्कुल, मैं एंजॉय करती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, और इसी दृष्टिकोण के साथ या इसी एटीट्यूड के साथ हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने हालांकि बात कर ली है, जॉब में जो है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, है ना, और आपको देखेंगे और मोटिवेट भी होंगे, लेकिन 10 दिन करेंगे, 11वें दिन छोड़ देंगे, उनके लिए आप फाइनली 2 शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कोई दूसरा बंदा आपको मोटिवेट करेगा, आप 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, लास्टली वो बिल्कुल हट जाएगा। सदा बाहर मोटिवेशन नहीं है वो। तो मोटिवेशन के लिए बेस्ट चीज ये है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उस चीज के बारे में सोचो कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या आता है। मैं तो यही करती हूँ। बिल्कुल, मैंने प्लेट विवर्तनिकी पढ़ा और मैं उसको माइंड में रिवाइज करती हूँ कि इससे रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या मुझे आता है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सोचना। हाँ, बिल्कुल नहीं आता, तुरंत प्रवाह से बुक उठाती हूँ और उस टॉपिक में लग जाती हूँ। तो वहां से वो चीज क्लियर होती जाती है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान के आगे परिस्थिति डिफरेंट होती है।
किसी को कमाने के लिए पढ़ना है, बिल्कुल, किसी को एंजॉय के लिए पढ़ना है। बिल्कुल, हर आदमी की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, नहीं होती, बिल्कुल तो सही। उनको अपने हिसाब से अपना जो है मोटिवेशन साइकिल अलग चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी तीसरे का कुछ और हो सकता है। सही है, बिल्कुल। तो आप कैसे मोटिवेटेड होंगे ये तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो साथियों यही है फाइनली कि जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, अगर वो आपके अंदर है तो जॉब के साथ सारी चीजें आराम से मैनेज हो जाती है। और आपने प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति देखा है कि कैसे मैनेज करके और यहां तक पहुंचे हैं। और अभी तो यात्रा बाकी है, जल्द ही आपको मिलाएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अभी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आएगा और इंटरव्यू भी होंगे, सारी प्रक्रिया आगे की बढ़ेगी। तो चलिए, तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों मुझे लगा कि जो एक हमने बहुत कॉमन बातचीत की है ना तो जो आपके सामने बैठे हैं कि ये इतने टैलेंटेड हैं कि इन्होंने सब कुछ जो है फर्स्ट टाइम में कर दिया। आपने देखा कि कैसे निरंतरता रखी, कैसे मेहनत करते गए, कैसे किताबों का साथ नहीं छोड़ा और करते 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 चीजें हो गई, है ना। पहली बार दिया नहीं हुआ, दूसरी बार नेट हुआ, फिर तीसरी बार नेट हुआ, चौथी बार में यहां पर जेआरएफ लेकर, और वो भी 99.95% के साथ, है ना, टॉप 6 में रहेंगे या टॉप 10 में रहेंगे इनका नंबर। तो साथियों ऑल इंडिया जहां पर केवल 0.2% या 0.6% के आसपास रिजल्ट रहता है और जेआरएफ का, उसमें इन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया करते करते। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल्पना मैम से आप सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और एक विद्यार्थी को जब हमें लगता है ना कि ये इंसान जो सामने बैठा, जो जिसने मुकाम प्राप्त किया वो हमारे जैसा ही है, तो असली प्रेरणा उसी से मिलती है। तो वो असली प्रेरणा आप यहां से ले सकते हैं। और जॉब वालों के लिए कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए यही है कि इनकी तरह आप भी मैनेज करो चीजों को अच्छे से, वेल मैनेज करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सब अच्छा होगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम मिलेंगे आगे और एक नई कहानी के साथ। आपने जो देखा सीखा और निश्चित तौर पे आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव आए तो हमारे इस सेशन का सार्थक रहेगा ये सेशन और फायदा होगा। ठीक है साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। लास्ट में यही कहूंगा कि हम गांव के लोग हैं, कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इस भाव के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।